हे दोस्तों, एक बिलियनर का फ्यूनरल चल रहा था, तभी वहाँ पे एक यंग लड़का एंट्री मारता है। उसने आंखों में काले चश्मे पहने थे, उंगली में सिगरेट थी और ऐसे चल रहा था जैसे वो फ्यूनरल नहीं बल्कि कोई शो चल रहा है। और बात सिर्फ इस यंग लड़के की नहीं थी, जितने भी लोग उस फ्यूनरल में आए थे किसी को भी हार्डली ऐसा देख के लग रहा था कि किसी को कोई अफसोस है। जबकि सच तो ये था कि ये जो यंग लड़का था वो जिस फ्यूनरल में आया था वो उनके ग्रैंडफादर का फ्यूनरल था और उनके कई सारे फैमिली मेंबर्स ही उस फ्यूनरल में आए थे, जिनमें से एक के भी चेहरे पे अफसोस नहीं दिख रहा था। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अब इस बड़ी सी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। फ्यूनरल के बाद जो वसीयत सुनाई जाएगी उसके अंदर क्या छुपा होगा। अगर आपको लगता है कि आप लेजी हो, आप एम्बिशियस नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो बट आपके अंदर वो फ्लो नहीं आ पा रहा है काम करने का, आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं आ रहा है कि डेली उठ के काम किया जाए, अगर हाँ, सच ये है कि आप लेजी नहीं हो बल्कि प्रॉब्लम कुछ और है, जो ये कहानी आपको अच्छे से समझा देगी। ये कहानी आपको बताएगी कैसे आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसे हार्डवर्क करने से प्यार हो जाए, जो अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर दे कि हार्डवर्क उसके लिए एक सेकंड नेचर बन जाए। आज की जो कहानी है वो मैं ले रहा हूँ एक बहुत ही पावरफुल नॉवल से जिसका नाम है द अल्टीमेट गिफ्ट, जिसकी स्टोरी आपको सच में बहुत पसंद आएगी। और आज आप इस स्टोरी के थ्रू कुछ 3 इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखने वाले हो जो आपको हार्डवर्क से प्यार करना सिखा देगा। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सभी लोग वहाँ पे आए हुए तो थे बट सब में सिर्फ एक ही बेचैनी थी कि वसीयत कब सुनाई जाएगी। जैसे तैसे करके उन्होंने वहाँ पे टाइम निकाला और फिर आया वहाँ पे वक्त वसीयत सुनाने का। ना वसीयत सुनाने के लिए जो इंसान वहाँ पे बैठे थे वो थे मिस्टर हैमिल्टन, जो अपनी सेक्रेटरी मिस हेस्टिंग के साथ वहाँ पे खड़े थे। और उन्होंने वसीयत सुनाने से पहले ये बताना स्टार्ट किया कि कैसे हॉवर्ड रीड जो थे वो हैमिल्टन के बहुत अच्छे दोस्त थे और कैसे उनके जाने का उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है। वो ये सारी चीज़ें बोल ही रहे थे, तभी उनका जो बड़ा बेटा था उसका सब्र टूट गया और उसने कहा हाँ ये सब चीज़ पता है, आप सीधा विल सुनाओ ना। ये सुन के हैमिल्टन को बुरा लगा बट वो कर भी क्या सकता था। बात ये थी कि रीड के 3 बेटे थे, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी थी और उसकी सिर्फ बीवी आई हुई थी जिसका एक बेटा भी था, जेसन। और यही सारे लोग टेबल पे बैठ के विल सुनना चाह रहे थे। उनके बड़े दोनों बेटे बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज उनको लग रहा था कि जायदाद उनको ही मिलेगी, क्योंकि वो बड़े हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा उनको ही मिलेगा। बट जब हैमिल्टन ने विल सुनाना स्टार्ट किया तो पहली बात ने ही उन दोनों को शॉक में डाल दिया। जो रीड थे, हॉवर्ड रीड थे, उनकी वसीयत में ये लिखा था मेरे जो दोनों बड़े बेटे हैं, मैं जब जिंदा था उन्होंने मेरी जरा भी परवाह नहीं की, मेरे बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लिया, इसीलिए इन दोनों को ही मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और इन्हें कुछ नहीं दूंगा। बस ये मेरे ट्रस्ट के फंड से जो पैसे आ रहे थे वो वैसे ही ट्रस्ट फंड से पैसे आते रहेंगे बट इनको और एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और विल में ये भी लिखा था कि ये जैसे ही अनाउंस कर दिया जाए वैसे ही इन दोनों को बाहर भी निकाल दिया जाए। ये दोनों बेटे के बाद आखिरी बेटा जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी बीवी ने सेकंड शादी कर ली थी, लेकिन उनके ओरिजिनल बेटे से उनको एक लड़का भी था जिसका नाम था जेसन। वही यंग लड़का जो चश्मा पहन के आया था सिगरेट पीता हुआ। जेसन अपनी लाइफ काफी अय्याशी से, लेजीनेस के साथ जी रहा होता है। उसके पास सब कुछ होता है फिर भी उसे अपनी लाइफ बहुत बोरिंग और खराब लग रही होती है। वो अपने ग्रैंडफादर से किसी रीजन की वजह से बहुत हेट करता है और एक कंफर्टेबल लाइफ जीता है ट्रस्ट फंड के पैसों से। सब कुछ होने के बाद भी उसकी लाइफ में एक खालीपन है जिसकी वजह से उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता और उसकी एनर्जी हमेशा खराब रहती है ना। ये जेसन को भी लग गया था कि जब ग्रैंडफादर ने बड़े बेटे को कुछ नहीं दिया तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए भी विल में सेम ही लिखा था कि हमारा जो ट्रस्ट फंड है उससे आप लोगों को मंथली अलाउंस और पैसे मिलते रहेंगे जैसे हमेशा से मिलते आए हैं, आप उससे ऐश की जिंदगी बिता सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी में आपके लिए भी कुछ नहीं है। और ये सुनने के बाद वो लोग भी निराश होते हैं और वो लोग निकल के जाने लगते हैं। तभी जो हैमिल्टन होते हैं वो जेसन को रुकने बोलते हैं और बाकियों को जाने बोलते हैं और वो बताते हैं कि कैसे उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने जेसन के लिए एक बॉक्स छोड़ के गए हैं। वो अपने जेब से चाबी निकालते हैं और उस बॉक्स को खोलते हैं और उसको खोलते हैं तो उसमें से डीवीडीज और कुछ लेटर्स मिलते हैं। डीवीडी वो प्ले करते हैं और जेसन को दिखाते हैं। वीडियो होता है उनके ग्रैंडफादर का जो बोलते हैं कि जेसन, मेरी वजह से मुझे लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको ही सहनी पड़ी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स रेडी करे हैं जो गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, लेकिन ये गिफ्ट्स को पाने के लिए तुम्हें कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे और जब तुम इस टेस्ट को दोगे और उसमें पास करोगे तभी तुम्हें वो गिफ्ट मिलेंगे। और टेस्ट में तुम पास हुए या नहीं हुए ये डिसाइड करेंगे मेरे दोस्त हैमिल्टन। ना जेसन जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे चिढ़ सी होती है। वो अपने ग्रैंडफादर को ऑलरेडी कभी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ से उठ के निकल जाता है और बोलता है मुझे कोई गेम खेलने में, टेस्ट देने में इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो घर जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को ये सारा किस्सा बताता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें वो टेस्ट देना चाहिए, क्या पता तुम्हें शायद प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा कुछ मिल जाए गिफ्ट में। ना जेसन रात भर इसके बारे में सोचता है, फिर अगली सुबह ही वो टेस्ट देने एयरपोर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि निकलने से पहले हैमिल्टन ने उसे बोला होता है कि अगर तुम्हें ये टेस्ट देना है
तो तुम्हें कल सुबह एयरपोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो अगली सुबह एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो देखता है मिस हेस्टिंग टिकट के साथ उसका वेट कर रही होती है, फ्लाइट के टिकट। उन्हें जाना होता है टेक्सास। वो बिना ज्यादा कुछ सवाल जवाब करे हेस्टिंग से टिकट छीनता है और जाके अब अपनी बिजनेस क्लास सीट में बैठ जाता है। वो जैसी बिजनेस क्लास सीट में बैठता है वहां से एयर होस्टेस आती है, उसकी टिकट लेती है और उसे बोलती है कि सर आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, आपकी टिकट इकोनॉमी की है, आपको इकोनॉमी में बैठना पड़ेगा। तो ये सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी बिजनेस क्लास के अलावा और ट्रैवल नहीं किया। बट एयर होस्टेस सो सॉरी बोलते हुए उसे वहां से निकलने ही बोलती है क्योंकि टिकट इकोनॉमी की है। और जैसे तैसे साइड में एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चे के बाजू बैठते हुए फ्रस्ट्रेट होते हुए वो टेक्सास पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो उससे लगता है कि वहां पहुंच के उसका आलीशान स्वागत होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे बस एक बूढ़ा सा आदमी आता है जो उसको देख के हंसता है और बोलता है कि तुम्हें तो देख के लगता है कि तुमने जिंदगी में कभी काम नहीं किया होगा। और जेसन इस आदमी को इग्नोर कर ही रहा होता है कि वो उसके हाथ से बैग लेता है और बोलता है चलो मैं ही तुम्हें लेने आया हूँ। वो एक नॉर्मल सी गाड़ी में वो दोनों बैठते हैं और चले जाने लगते हैं। वो बूढ़ा ड्राइवर बता रहा होता है कि कैसे उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी तारीफ करने लगता है। जेसन उनको जरा भी भाव नहीं देता है, बट फिर जब वो एक लाइन बोलते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि पिछले आधे घंटे से जो प्रॉपर्टी में हम ट्रैवल कर रहे हैं वो पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। यहाँ पे जेसन को मालूम पड़ता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है वो कोई आम ड्राइवर नहीं है, बल्कि वो तो उनके ग्रैंडफादर का एक बहुत खास दोस्त है। इसके बाद जब वो फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जेसन बोलता है मेरा गिफ्ट कहाँ है। तब वो मुस्कुरा के बोलते हैं कल सुबह 5 बजे तैयार रहना, जो तुम्हें मैं बोलूँ तुम्हें वो करना होगा। और जेसन को कुछ समझ नहीं आता है, वो 5 बजे तक आराम से सो रहा होता है। तभी वो आते हैं, एक इलेक्ट्रिक शॉक देके उनको उठाते हैं जेसन को और उसको अपने साथ लेके जाते हैं फील्ड पे लेके जाके वो उसे छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आज का तुम्हारा काम है, ये जो बड़े बड़े लकड़े दिख रहे हैं तुम्हें इसे गाड़ना है और एक फेंस क्रिएट करनी है बड़ी सी, और ये तुम्हारा टास्क होगा। ना जेसन क्योंकि बहुत आलसी होता है इसलिए वो उस दिन कुछ काम नहीं करता है। जैसे तैसे वो ट्राई कर रहा होता है कि उसकी फ़ोन पे सिग्नल आ जाए, वो अपनी गर्लफ्रेंड से या किसी से बात करके हेल्प मांग सके, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन उसे फिर से वो इंसान वहीं पे लेके जाके छोड़ देता है और बोलता है जब तक काम नहीं होगा तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फाइनली सेकंड दिन सिग्नल मिलता है तो उसकी गर्लफ्रेंड से बात भी हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि कर लो, शायद ये करने के बाद तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाए। तो इसीलिए दिल पे पत्थर रख के वो जैसे तैसे वो लकड़ियाँ गाड़ना स्टार्ट करता है और एकदम थक हार के चूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम में वो बूढ़ा आदमी आता है और वो देखता है कि कैसे लकड़ियाँ बहुत क्रुकेड लगी है, यहाँ से वहाँ लगी है, खराब लगी है, तो वो सारी लकड़ियों को उखाड़ के फेंक देता है और बोलता है वापस से काम करो, सीधी लाइन में लकड़ियाँ होनी चाहिए। ना जेसन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती है, इसलिए अगले दिन से वो धीरे धीरे ही सही लेकिन मेहनत करके लकड़ियाँ लगाने लगता है। 1-2 दिन उसे बहुत मेहनत बहुत जान पे आती है, लेकिन 1-2 दिन बाद उसको अब काम में मज़ा आने लगता है। वो अपने काम को सीरियसली लेके बहुत अच्छे से लकड़ियाँ लगाने लगता है। इनफैक्ट वो 1 महीने तक लकड़ियों को खोद खोद के लगाता है और सच बात तो यह है कि उसे इतना मज़ा आ रहा होता है जितना उसकी लाइफ में उसको पहले कभी नहीं आया था। ना ये देख के जो बूढ़ा आदमी रहता है वो खुश होता है और उसे वहाँ से लेके वापस घर जाने बोलता है। ना वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, एयरपोर्ट पे पहुँचता है, तब वो वापस से पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तब वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है पहला गिफ्ट तुम्हें ऑलरेडी मिल गया है, द गिफ्ट ऑफ हार्ड वर्क। जेसन को ये चीज़ सुन के बहुत गुस्सा आती है। वो फौरन फ्लाइट पकड़ के हैमिल्टन के पास पहुंच जाता है और वहां जाके वो क्या बोलता है ये बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो दोस्तों, कई बार हम काम करते हैं तो उसे एक पनिशमेंट की तरह करते हैं। जब तक हम काम को पनिशमेंट की तरह करते हैं तब तक वो हमें सजा लगती है, तब तक हमें वो काम करने लेजीनेस आता है। लेकिन जैसे उस काम के पीछे हमें कोई मीनिंग मिल जाता है और हम हार्डवर्क करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं तो हार्डवर्क हमारे लिए प्लेजर बन जाता है जो हमें काफी मजा भी देता है। सच तो यह है ना कि हम सब पेन से भागते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि हम सबको लाइफ में पेन चाहिए, लेकिन बस अननेसेसरी पेन नहीं, पेन के पीछे कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। और यही चीज़ सिखाती है द आर्ट ऑफ वर्क बुक। ये एक बहुत ही कमाल की बुक है जो बताती है, सिखाती है कि कैसे हमें वो काम करना चाहिए जिसके पीछे हमें मीनिंग मिलता है। जेसन ने भी काम इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे एक मीनिंग था कि अगर ये कर लूंगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे, जो कि एक शैलो लेवल का मीनिंग था। आगे कहानी में उसे इससे बेटर मीनिंग मिलता है जो उसको खुद से डेली मोटिवेट करता है। वो क्या है आगे जानेंगे, बट इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आर्ट ऑफ वर्क बुक जरूर पढ़ो। बट अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो ऑलरेडी हमने इस पूरी किताब को पढ़ के इसकी शॉर्ट समरी क्रिएट करी है। सारी इंपॉर्टेंट बातों को हमने आपको बताया है ईजी वर्ड्स में, हिंदी में, ताकि आप इस बातों को सुन सको। और फिर हमने सिर्फ समरी नहीं बनाई, उसको ऑडियो रिकॉर्ड करा ताकि आप ऑडियो में जब चाहिए तब उसे सुन सको। और फिर हमने उसका वीडियो फॉर्मेट भी क्रिएट किया
ताकि आप वीडियो देख के भी उसे एंजॉय कर सको। अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये बुक मिल जाएगी। और सिर्फ यही बुक नहीं, ऐसी और भी 70 से ज़्यादा कमाल की पावरफुल सेल्फ हेल्प किताबें हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ये सारी किताबें आपको सिर्फ 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जाइए सब्सक्राइब कर लिए। प्लस अगर आप भी हार्डवर्क से प्यार करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप कैसे इन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हो, वेल उसके लिए मैंने लाइव्स का भी चैलेंज लिया है। वो लाइव अटेंड करने के लिए भी आपको और पे नहीं करना है, सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रखिए। मैं आपको लाइव चैलेंजेस और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हर महीने देता रहूँगा। सो अभी के लिए सब्सक्राइब करिए और बढ़ते हैं वापस से स्टोरी पे। ना आग बबूला होकर जब जेसन हैमिल्टन को चिल्लाता है और बोलता है कि ये सब क्या फालतू मजाक था, तुमने मुझसे इतनी मेहनत करवाई सिर्फ फिलॉसफी के लिए, मुझे अब तुम्हारे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना है, ऐसे गुस्से में वो चीज़ें बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। अपनी स्पोर्ट्स कार लेता है और जाके अपने फ्लैट पे चले जाता है। बट जैसे ही वो अपने फ्लैट पे पहुँचता है वो देखता है कि फ्लैट का सारा सामान गायब हो चुका है, कोई भी सामान वहाँ पर रखा नहीं है। और फिर वो गुस्से में जाके वापस से पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने जाता है तो देखता है कि उसकी कार भी टो हो चुकी है। बेसिकली उससे उसकी सारी चीज़ें जो ट्रस्ट से उसको फंड जा रहे थे वो रोक दिए गए हैं। जैसे ही उसे पता चलता है ये सब हैमिल्टन का करा धरा है, वापस से हैमिल्टन के पास जाता है। हैमिल्टन उसे समझाता है कि तुम्हें अब टेस्ट देना ही पड़ेगा, अब तुम बैकआउट नहीं कर सकते हो। और वो बताता है कि अब तुम्हारा आएगा टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में तुम्हें कुछ सच्चे दोस्त यहाँ पे मेरे पास लेके आना है, उनसे मैं बात करूंगा और देखूंगा सच में ये तुम्हारे सच्चे दोस्त है या सब फेक फ्रेंड्स है। और ये करने के लिए तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। वहाँ से जेसन को छोड़ देते हैं। अब जेसन 1 महीने टेक्सास में मेहनत करके आया होता है तो वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। वो गर्लफ्रेंड को लेके जाता है एक फैंसी से रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमेशा वो लेके जाता था, और वहाँ पे फैंसी शैम्पेन्स और खाना ऑर्डर करता है जो बहुत महंगा होता है। और जब वो डिनर करके सारी चीज़ें बता रहा होता है और पे करने जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसके क्रेडिट कार्ड उसका डिक्लाइन हो रहा है, उसका अकाउंट फ्रोज कर दिया गया है। वो जैसे तैसे झूठ बोल के अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम पैसे दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे रोने लग जाती है और बोलती है तुम इतने गिर गए हो कि तुम मुझे पैसे भरने बोलोगे। और ऐसा ड्रामा करके वो वहाँ से निकल जाती है, उसे वैसे ही छोड़ के। तो जैसे तैसे करके जेसन वहाँ से निकलता है और एक एक करके अपने दोस्तों से हेल्प मांगने लगता है कि मुझे तुम्हारे घर पे आके रहना है, मैं थोड़ा रह सकता हूँ क्या। बट एक एक करके उसके जितने भी जो दोस्त रहते हैं फेक फ्रेंड्स, वो सब मना कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको मालूम पड़ गया होता है कि अब ये अमीर नहीं है, अब ये गरीब हो चुका है। इनफैक्ट फिर वो थका हारा अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी मॉम भी उसे घर में आने से मना कर देती है, क्योंकि मिस्टर हैमिल्टन ने ऑलरेडी उसे बोला होता है कि अगर तुमने अभी अपने बेटे की मदद करी तो जो ट्रस्ट के फंड के पैसे तुम्हें जा रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए उसकी माँ भी उसे घर में नहीं लेती। अब थक हार के वो बाहर कहीं ऐसे ही सो जाता है और फिर सुबह सुबह जाके वो पार्क के बेंच पे लेट जाता है। लेकिन पार्क के बेंच पे लेटता है तो वहाँ पे एक फ़कीर आता है और वो बोलता है कि उठ जाओ यहाँ से, ये बेंच मेरी है। और जिसके ऊपर वो अकड़ के बोलता है कि तेरी बेंच कुछ नहीं है, मेरी बेंच है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी वो फ़कीर बोलता है कि ठीक है, काम करते हैं, टॉस करते हैं, जो टॉस जीतेगा वो इस बेंच पे सोएगा। अब दोनों टॉस के लिए कॉइन ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोनों के जेब में एक फूटी कौड़ी रहती नहीं है। तो ये सारी बात एक छोटी सी बच्ची होती है बाजू में, एमिली, वो सुन रही होती है। उसके पास एक बड़ा सिक्का होता है तो वो जाती है और वो सिक्का दे देती है ताकि मामला सॉर्ट हो जाए। इसके ऊपर वो फ़कीर सिक्का लेता है, कॉइन उछालता है और इससे पहले कि फैसला हो सके वो कॉइन लेता है और भाग जाता है वहाँ से। एमिली चिल्लाती है और बोलती है पकड़ो पकड़ो, लेकिन जेसन नहीं सुनता, वो चुपचाप बेंच पे जाके सो जाता है। एमिली को उसके ऊपर बहुत चिढ़ होती है, वो उसे बुरा भला बोलने लगती है। तभी उसकी जो माँ होती है वो वहाँ पे आती है, एक ब्यूटीफुल यंग लेडी जो अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकल जाती है, क्योंकि जेसन के पास और कहीं जाने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ वहाँ से वो खाना खाता है और वही बेंच पे वो आराम करता है। तो 1-2 दिन वो देखता है कि कैसे एमिली और उसकी माँ एलेक्सिया, ये दोनों उस पार्क में डेली आते हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये दोनों काफ़ी काइंड हार्टेड है, अच्छे हैं, इसलिए वो जाके उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट दोनों उससे बात नहीं करते। बट फिर कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि वो जो फ़कीर होता है ना, वो आके उनको परेशान कर रहा होता है। जेसन जाता है और वहाँ से उसे धक्का देके मार के भगा देता है। इस चक्कर में जेसन की इन दोनों से दोस्ती हो जाती है। जेसन बताता है कि कैसे उसे एक चैलेंज मिला है और अगर ये लोग उसकी हेल्प कर देंगे एज उसके फ्रेंड बन के, हैमिल्टन के पास जाके कन्विंस कर लेंगे कि ये दोनों उसके फ्रेंड्स हैं, तो वो टेस्ट पार कर लेगा। और इसके ऊपर वो दोनों एग्री कर देती है। दोनों लोग वहाँ पे जाते हैं हैमिल्टन के पास और बोलते हैं कि हमारा अच्छा दोस्त है, और जितने भी सवाल हैमिल्टन करता है उसका वो एकदम सच्चे दिल से अच्छा आंसर देते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि हाँ, ये दोनों ही दिल से जेसन को अपना दोस्त मानने लगे हैं। और जिस वजह से हैमिल्टन भी मान ही लेता है कि ठीक है, ये लोग तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, ये टेस्ट तुम पार कर लिया। जिसके बाद ये टेस्ट पार करने का जैसे ही जेसन नीचे आता है और एमिली, ये लोग प्लान बना ही रहते हैं कि अभी चलो हम वापस से कब मिलेंगे, वैसे ही जेसन वहाँ से बिना बाय बोले, बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। बेसिकली उसका काम हो गया है तो अब वो लोग को भाव नहीं देता है, जिसके ऊपर अगेन एमिली को बहुत गुस्सा आती है। वो उसे लूज़र बोलती है, चिल्लाती है, और लेकिन उसकी माँ उसे लेके वहाँ से अगेन निकल जाती है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट में हैमिल्टन जेसन को देता है $1,500 और बोलता है कि ये वो पैसे हैं जो तुमने मेहनत करके टेक्सास में कमाए थे, लेकिन बात यह है कि तुम्हें ये पैसे को खुद पे नहीं किसी और पे खर्च करना है।
लेकिन तुमको ऐसे इंसान पे खर्च करना चाहिए जो सच में इसका हकदार है, ज़रूरतमंद है ना। इसके ऊपर वो 1500 रुपये लेता है और वो जाता है। वो पार्क में जाता है तो देखता है वही फ़कीर वहाँ पे खड़ा कुछ तो कर रहा है, तो उसके पास जाके उसको कुछ पैसे देने जाता है। लेकिन वो फ़कीर पता नहीं क्यों उससे डर जाता है और वहाँ से भागता है। जैसे ही भागता है उसके जेब से एक पर्स गिरता है, और जैसे ही पर्स गिरता है जेसन देख के समझ जाता है ये पर्स तो यार एमिली की मॉम की है, एलेक्सिया की है। तो वो पर्स उठाता है और देखता है तो पर्स में एक हॉस्पिटल का बिल पड़ा हुआ है जिसमें $1600 का बिल अनपेड पड़ा हुआ है। वो फ़ौरन उस हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाके वो जो चीज़ देखता है उसे काफ़ी शौक लगता है। वो देखता है कि बेड पे एक लड़की लेटी हुई है जिसके कोई बाल नहीं है और उसको आईवी ये सारी चीज़ें चढ़ी हुई है। और वो जब देखता है वो लड़की कौन थी तो वो देख के शौक हो जाता है। ये लड़की और कोई नहीं एमिली ही होती है। नाउ बेसिकली एमिली नकली बाल लगा के और अलग अटायर करके बाहर घूम रही होती है, बट एक्चुअल में उसके बाल ज़रा भी नहीं होते हैं क्योंकि उसकी कीमोथेरेपी चल रही होती है। एमिली को होता है कैंसर, और वो भी जान लेवल कैंसर, जिससे बहुत ज़्यादा चांस है उसकी जान जा सकती है। ये चीज़ देख के जेसन बहुत शॉक होता है और वो जो $1500 पड़े होते हैं उसके पास, वो उसकी माँ को वो दे देता है कि इससे अपना अनपेड बिल भर दो। एलेक्सिया सीधा वो पैसे लेने से मना कर देती है और बोलती है मुझे तुम्हारे और कोई गेम का पार्ट नहीं बनना है। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ आदमी इसको चेकआउट कर रहा है। वो समझ जाता है ये और कोई नहीं मिस्टर हैमिल्टन का कोई एजेंट है, डिटेक्टिव है जो उसकी जासूसी कर रहा है। वो गुस्से में उसके पास जाता है, वो $1500 फेंकता है और बोलता है इस बच्ची का बिल पे कर देना, और वहाँ से निकल जाता है। और ऐसे वो थर्ड टेस्ट भी पास कर लेता है क्योंकि वो ज़रूरतमंद को पैसे दे देता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टेस्ट। हैमिल्टन अब उसे दूर कहीं जाने बोलता है फ़्लाइट लेके, जहाँ पर उसे एक छोटे से चर्च में एज ए लाइब्रेरियन काम करना होगा। और ये सुनने के बाद जेसन मना कर देता है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे जाके ही जेसन के फादर की डेथ हुई थी, और जिस इंसान ने वहाँ पे जाने बोला था वो थे जेसन के ग्रैंडफादर। इसलिए जेसन को उसके ग्रैंडफादर से नफरत थी क्योंकि कहीं ना कहीं जेसन को लगता था कि उसके ग्रैंडफादर ने अगर उसके डैड को नहीं भेजा होता तो वो नहीं मरते, इसलिए वो थोड़ा रिलेक्टेंट रहता है। बट हैमिल्टन के समझाने के बाद वो वहाँ पे चले जाता है। अब यहाँ पे जाने से पहले वो एमिली और एलेक्सिया को सॉरी बोलने जाता है, बट बीच में ही रिटर्न मार के वो वापस बिना कुछ बोले जा रहा होता है। तभी एमिली वहाँ पे आती है और बोलती है जेसन मुझे पता है तुम जाने वाले हो, बट तुम एक काम करना, क्रिसमस से पहले आ जाना, मैं चाहती हूँ क्रिसमस तुम्हारे साथ बिताऊँ। अब जेसन को भी एमिली से बहुत लगाव हो गया होता है, वो उसको ठीक है बोलता है, प्रॉमिस करता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ पे जाके उस छोटे से गांव में पहुँचता है जहाँ लाइब्रेरियन का वो काम करने लगता है, तभी वहाँ पे लाइब्रेरियन आती है और वो उसे एक लेटर देती है, और वो लेटर और किसी का नहीं जेसन का होता है, जो उसने अपने फादर को लिखा होता है कि डैड मुझे अब क्रिसमस प्रेजेंट के लिए और कुछ नहीं चाहिए, इस क्रिसमस सिर्फ तुम मेरे साथ आ जाना और मेरे साथ रहना, मेरे लिए उतना बहुत है। और ये लेटर पढ़ते ही उसे एमिली की भी याद आती है कि कैसे एमिली ने भी सेम यही चीज़ बोली थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम आ जाना, क्रिसमस साथ में बिताएंगे। वो ये लेटर पढ़ के बहुत इमोशनल होता है। दूसरे दिन जब वो लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है तो उसे एक इंसान मिलता है। वो इंसान बताता है कि कैसे वो उसके फादर को जानता था और उसे एग्जैक्टली पता है कि उसके फादर कहाँ मरे थे। नौ जेसन उससे उस जगह के बारे में पूछता है और वहाँ पे जाने की रिक्वेस्ट करता है, बट वो आदमी सख्त मना कर देता है। वो बोलता है वहाँ मत जाना, वहाँ पे डाकू लोग रहते हैं, जो जान के लिए बहुत रिस्की जगह है, वहाँ पे मत जाना। बट अगले सुबह जेसन बिना किसी की सुने जीप लेके वहाँ से निकल जाता है, और जब वो निकलता है तो देखता है कि वो जो दूसरा आदमी है वो भी उसकी जान की परवाह करके जेसन के साथ ही वहाँ से चले जाता है। अब जब वो वहाँ पे वो लोग उस जगह पे पहुँचते हैं तो सच में वहाँ पे डाकू डकैत होते हैं जो लोग को पकड़ लेते हैं, इन दोनों को बंदी बनाते हैं। कई हफ्तों तक वो उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे छोड़ते नहीं हैं। एक दिन लकीली इनको भागने का चांस मिलता है, जेसन वहाँ से भागने लगता है, बट फिर भागते भागते उसे रियलाइज़ होता है कि यार वो आदमी जिसने अपनी जान जोखिम में डाली थी जेसन के लिए, वो तो वहीं पर रह गया। तो वो वापस से जाता है, वहाँ पे जाता है, थोड़ी सी लड़ाई होती है और वहाँ से जैसे जैसे बच के वो फ्लाइट लेके फिर वापस से हैमिल्टन के पास आता है। तो एयरपोर्ट पे वो देखता है कि एलेक्सिया उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो आता है वो उसे हक करती है, क्योंकि बात ये होती है कि क्रिसमस मिस हो गया होता है। जेसन बोलता है कोई बात नहीं, हम अगला क्रिसमस अच्छे से मना लेंगे, लेकिन वो बोलती है अगला क्रिसमस शायद नहीं मना पाएंगे हम। फिर वो जाता है तो उसे मालूम पड़ता है एमिली की हालत और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और एमिली उसे बोलती है कि मुझे ना हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है, मैं ना चाहती हूँ कि मैं हॉर्स राइडिंग कर सकूँ, क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकूँ। और ये सुन के जेसन का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि शायद अगले साल तक एमिली जिंदा ही ना हो। इसीलिए वो मिस्टर हैमिल्टन के पास जाता है और वो रिक्वेस्ट करता है उसे एक जेट का बंदोबस्त करे और थोड़े पैसे दे, क्योंकि वो कुछ करना चाहता है। हैमिल्टन पहले मना करता है, लेकिन उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसे मना लेती है, इन लोगों को प्राइवेट जेट देती है। तो जेसन एमिली और एलेक्सिया को लेकर टेक्सास जाते हैं उसी बूढ़े इंसान के पास, और वहाँ जाता है तो वो सरप्राइज़ देते हैं। वो लोग देखते हैं कि कैसे पूरे घर को सजा दिया गया है और ऐसे बनाया जा रहा है जैसे सच में क्रिसमस ही बन रहा है, और ये देख के सब बहुत खुश होते हैं। एमिली बोलती है मुझे हॉर्स राइडिंग भी करनी है। अब
दूसरे दिन लोग हॉर्स राइडिंग के लिए रेडी करते हैं, लेकिन फिर उसको मालूम पड़ता है जेसन को कि एमिली को हॉर्स राइडिंग करनी नहीं थी, वो तो उसकी माँ का सपना था हॉर्स राइडिंग ऐसे करना, तो उसने उसके लिए ये बोली करने के लिए। तो ये जब कर रहा होता है तो जेसन और एमिली वहाँ पे एक दूसरे को हक करते हैं। जेसन बोलता है वो ये तुम्हारी बेटी के लिए कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हारी बेटी को सच में यही चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जो देख के उसकी बेटी और वो बूढ़ा इंसान खुश होता है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। और बस इसके कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली एमिली नहीं बचती है। नाउ आता है आखिरी टेस्ट। इसके अंदर आखिरी टेस्ट में मिस्टर हैमिल्टन जेसन से पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। जब जेसन बोलता है देखो सच तो ये है कि मुझे नहीं पता मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं दूसरों के सपने पूरे कर सकूँ। और हैमिल्टन बोलते हैं ये सही आंसर है, कुछ ऐसा ही आंसर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और फिर वो $100 मिलियन का चेक जेसन के हाथ में देते हैं। जेसन इस पैसे से ये प्लान बनाता है कि वो हॉस्पिटल्स बनाएगा, हॉस्पिटल्स के बाजू में होटल्स बनाएगा, सस्ते होटल्स, जहाँ पे अगर कोई पेशेंट है तो उसके परिवार वाले आराम से रह सकते हैं, जा सकते हैं, जिससे उनका खर्चा कम हो। और इसके लिए वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को भी रेडी कर लेता है। उसके बाद बॉक्स का जो आखिरी लेटर होता है, हैमिल्टन जेसन को वो लेटर देते हैं और DVD भी देते हैं, जिसके अंदर फिर वो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे एक लास्ट मैसेज देते हैं। और वो ये बोलते हैं कि जेसन कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम्हारे फादर की डेथ मेरी वजह से ही हुई है और मैं इस वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग अलग टेस्ट रेडी करे, क्योंकि मुझे पता था तुम ये टेस्ट दोगे तो इससे तुम्हें जो गिफ्ट मिलेंगे, जो चीज़ें तुम सीखोगे, वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा जो किसी भी दौलत से बहुत ज़्यादा है। आई लव यू मेरे बच्चे। और जेसन इसके ऊपर रोने लगता है और वो आई लव यू टू बोलता है, अपने दादा से ऐसी मन में माफ़ी मांगता है और फिर दूसरों के सपने पर काम करने के लिए मेहनत करने लग जाता है ना। अब इसकी लेजीनेस, इसका आलसीपन सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो हर सुबह उठ के दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट करता है और इसी चीज़ की वजह से फिर हैमिल्टन भी बोलते हैं कि अब मेरे भी रिटायर होने का टाइम आ गया है। वो जेसन को जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी $बिलियंस की, जो उसके ग्रैंडफादर रीड की थी, वो सारी चीज़ों का मालिक उसे बना देता है, खुद रिटायर हो जाता है। और फिर जेसन और अलेक्सिया एमिली को याद करते हुए अच्छे अच्छे काम करना और चालू करते हैं। दाओ देखो दोस्तों, इस पूरी कहानी में बहुत से लेसन्स हैं जो इस किताब में एक कहानी की तरह बताए गए हैं, लेकिन एक और किताब है आर्ट ऑफ वर्क, उसके अंदर प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है कि कैसे आप इन बातों को अप्लाई करोगे तो आप मेहनत से काम कर पाओगे, हार्ड वर्किंग कर पाओगे, लेजीनेस को खत्म कर पाओगे और अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाओगे हार्ड वर्क करने के लिए। तो वही 3 लेसन मैं आपको बताता हूँ। पहला है पेन को अवॉइड करना नहीं, पेन के पीछे के मीनिंग को ढूंढना चालू करो। पेन आपको प्लेजर देगा। जैसे कि जेसन जब तक आलसी था, सब कुछ ऐसे ही मिल रहा था, उसे ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने मेहनत करना चालू करी तो उसने इंजॉय किया अपने पैसों को भी और खुद की मेहनत को भी। तो पहला लेसन ये है। दूसरा लेसन, कई बार पैसों से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होते हैं रिलेशनशिप। अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना। पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जेसन के पास भी पैसे बहुत थे लेकिन अच्छे लोग पास नहीं थे, लेकिन जब उसके पास अच्छे लोग आए तो उसे गिफ्ट ऑफ पीपल मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। तीसरा, लिविंग लाइफ विद पर्पस। जेसन तब तक आलसी था, बोरिंग था, ऐसी कंफर्ट जोन में ज़िंदगी बिता रहा था जब उसकी लाइफ के पीछे पर्पस नहीं था। लेकिन जैसे उसकी लाइफ के पीछे एक पर्पस आया कि उसे दूसरों के लिए काम करना है, दूसरों के सपनों में, तो उसको वो हार्डवर्क करने वाला इंसान बना। ना दोस्तों, अगर आप ये तीनों चीज़ें आप भी चाहते हो आपकी लाइफ में हो, ऐसा कोई काम करो जिसके पीछे का मीनिंग आपको समझ में आए, या फिर मैं आपको समझाऊँ ताकि आप हार्डवर्क करने वाले इंसान बनो। अगर आप गिफ्ट ऑफ हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर पाओ, अगर आप चाहते हो गिफ्ट ऑफ पीपल भी आपको मिले, अच्छे लोग मिले जिनके साथ मेहनत करने में भी मज़ा आए, और अगर आप चाहते हो कि आपको भी आपकी लाइफ का पर्पस मिले, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा मेरे क्लब का पार्ट बनने में। हमारे बुक क्लब का आप पार्ट बनिए, जहाँ पे आर्ट ऑफ वर्क और ऐसी कई सारी किताबों को हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ सीखते नहीं है बातों को, बट उसे अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी डिस्कशन होता है, Q&A होता है, बहुत कुछ धमाकेदार चीज़ें होती है इस कम्युनिटी में। देखो, दुनिया में बहुत खराब लोग हैं, लेकिन सच बोल रहा हूँ हमारी कम्युनिटी में बहुत पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं, जिसमें मैं चाहता हूँ आप भी उसका पार्ट ज़रूर बनो। उसको करने के लिए आपको अगेन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 99 रुपीज़ का अगर आपने हमारा समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप इस बुक क्लब का पार्ट बन सकते हो। नीचे लिंक दी हुई है, अभी जाइए सब्सक्राइब कर लिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो आपको मेल या व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको जूम की लिंक आएगी। जब भी हम लाइव करेंगे, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का जब भी इवेंट्स होंगे, डेली इवेंट, चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे व्हाट्सएप और मेल के थ्रू। सो अभी जाइए, सिर्फ 99 रुपीज़ में इस मौके का फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।